हम जो आज चर्चा करेंगे क्रिस्टल सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं इसको, या शार्ट में से CFT के नाम से जाना जाता है। C से हो गया क्रिस्टल, F से क्षेत्र, फील्ड और T मतलब थ्योरी हो गया। इसका प्रतिपादक जो थे या जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था वो थे एच बैथ व वान ब्लैक ने किया था। ये जो है आयनिक क्रिस्टलों में धातु की संरचना ज्ञात करने के लिए इन्होंने किया था। आयनिक क्रिस्टल में धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या करने के लिए, धातु आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। लेकिन उसमें 1992 ईस्वी में ऑर्गल नामक वैज्ञानिक ने उपसहसंयोजी यौगिकों पर इसको लागू किए। उपसहसंयोजी यौगिकों पर इस सिद्धांत को फॉलो किए थे। तो इसमें थोड़ा सा कुछ जो CFT है या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है, ये सामान्यतः उपसहसंयोजी यौगिकों से संबंधित है। ऑर्गल ने 1992 में प्रतिपादित किया, लेकिन जो प्रारंभ में प्रतिपादन किए थे जैसे बैथ व वान ब्लैक ने आयनिक क्रिस्टल में धातु आयन संरचना की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत किए थे। तो बाद में 1992 में इन्होंने ऑर्गल ने उपसहसंयोजी यौगिकों पर इसको लागू किया। तो उपसहसंयोजी यौगिकों पर लागू किया तो उससे कुछ संबंधित कुछ तथ्य हैं या शब्दावली है, उसी को थोड़ा सा देखना है पहले। मतलब CFT को या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखने से पहले हमें देखना होगा उससे संबंधित कुछ आधारभूत परिभाषाएं या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की आधारभूत संरचना, जिसमें मुख्य रूप से अभ्रष्ट कक्षक है। अभ्रष्ट कक्षक क्या होता है और उसके बाद 2G क्या होता है, EG क्या होता है, इसी को देखना है। तो क्रिस्टल क्षेत्र संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, तो अभ्रष्ट कक्षक या डिजनरेट कक्षक होता है। अपभ्रष्ट या कक्षक या डिजनरेट कक्षक या से कहते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल। इसमें सामान्यतः D कक्षक जो होता है, D उपकोष जो होता है, उसमें कुल 5 कक्षक होते हैं, जिसको हम सामान्यतः इस प्रकार दिखाते थे। D में 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 होता है। तो पांचों का अलग अलग नाम होता है। सामान्यतः इसको DXY, DYZ या DZX और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। तो इनके कार्तीय तल पे अवस्थित होने के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सामान्यतः इसे 2G और EG के रूप में व्यक्त किया गया है। मतलब अभ्रष्ट कक्षक वे कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है। मतलब D उपकोष के वे कक्षक DXY, DYZ, DZX और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर में अगर सबका ऊर्जा, पांचों कक्षकों के ऊर्जा का मान समान है तो वह डिजनरेट ऑर्बिटल या अभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गया। इनकी अगर ऊर्जा सेम है, ऊर्जा अगर सेम है तो इसको अभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। लेकिन उसमें उसको T2G और EG समुच्चय में उसको बांटा गया है। तो T2G क्या होता है, TEG क्या होता है? जो EG होता है मतलब D कक्षक जो है, इससे दो भागों में बांटोगे, EG और T2G में। E जो होता है डबल डिजनरेट, डबल डिजनरेट हो जाएगा। और ट्रिपल इसमें होता है ट्रिपल, T से जो हो गया T2G का अर्थ हो जाएगा ट्रिपली डिजनरेट। मतलब मिला जुला के इसमें 2 कक्षक मिलेगा, इसमें 3 कक्षक आपका आता है। तो इसमें उसमें कार्तीय तल पर जैसा अवस्थित होता है उसी के हिसाब से किया जाता है। तो अपभ्रष्ट कक्षक वो कक्षक हो गया
डी उपकोष के पांचों कक्षकों की ऊर्जा, पांचों कक्षकों के ऊर्जा का मान अगर समान है तब उसको कहा जाता है अपभ्रष्ट कक्षक या डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब उसको दो भागों में बांटा गया है समुच्चय कक्षक में, T2g और TEG। TEG मतलब होगा डबली जनरेटेड और T2g का मतलब होता है ट्रिपली जनरेटेड। अब यहाँ पे ये 5 कक्षक होते हैं डी के 5 कक्षक हैं, वैसे भी डी में 5 कक्षक होता है। तो पांचों कक्षक में जो 2 कक्षक होते हैं वह कार्तीय भुजाओं का, जब कार्तीय तल के अक्षों के समदिश होता है, अक्षों के जो समदिश होता है उसमें सामान्यतम dx² d² - y² और dz² आता है। और जो जिनकी भुजाएं अक्षों के मध्य होती हैं, अक्षों के मध्य 3 भुजाएं, 3 कक्षक होते हैं, इसमें dxy dyz और dzx होता है। तो ये जो या ऐसे कहा जा सकता है T2g और TEG में कि वे ऑर्बिटल जो कार्तीय तल के या वे ऑर्बिटल जिनकी भुजाएं कार्तीय तल के अक्षों के समदिश होगा उसे कहा जाएगा सामान्यतः EG। और जो कक्षक या जो जिन कक्षकों की भुजाएं जो है अक्षों के मध्य होंगी उसे जो है T2g कहा जाता था। तो इसके मतलब इन दोनों भुजाओं का, इन दोनों कक्षकों या ऑर्बिटलों की भुजाएं जो होंगी कार्तीय तल के अक्षों के समदिश रहेगा। और T2g में dxy dyz और dzx में इनकी भुजाओं, इनकी जो भुजाएं होंगी उनमें कार्तीय तल के अक्षों के मध्य रहेंगी। तो ये था T2g और TEG का संबंध। ये मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब देखेंगे आगे कि CFT में कहा क्या गया है या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताया गया है। अब उसी को हम आगे देखते हैं मुख्य पॉइंटों को। हाँ बच्चों, तो ये है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि CFT का जो प्रारंभिक प्रतिपादन H. बैथ थे, वो वान ब्लैक थे, वान ब्लैक ने इसके प्रतिपादक थे। और बाद में ऑर्गल ने 1952 ईस्वी में इसको उपसंयोजक यौगिकों पे लागू किया। मतलब इसका आयनिक क्रिस्टलों की संरचना देखने के लिए उपयोग किए थे एच. बैथ व वान ब्लैक ने, लेकिन 1992 ईस्वी में ऑर्गल ने इसे उपसंयोजी यौगिकों पर लागू किया। तो कुछ देर अभी पहले वो इसका कुछ वो देखे थे, मूलभूत संरचना, मूलभूत परिभाषा था जिसमें अभ्रष्ट ऑर्बिटल या T2g और EG को देखा गया था। और बिना T2g और EG के समझे हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग पहले T2g और EG को समझे। अब आगे देख रहे हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की ये प्रमुख परिकल्पनाएं हैं या प्रमुख बिंदु है जिसमें क्या कहा गया था। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है कि संकुल यौगिक में या संकुल हम लोग पहले भी देखे कि संकुल एक ऐसा यौगिक होगा जिसमें उपसंयोजक बंध से लिगेंड द्वारा जुड़ा रहता है आपका, जैसे K4Fe6 है, K4Fe6 है, ये आपका संकुल कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये आपका अनआयनित भाग है और ये इतना जो होता है अनआयनित भाग होता है। और जो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये होता है लिगेंड है। तो ये 6 साइनाइड मोनोडेंटेड है, मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें एक उपसंयोजक बंध बनता है तो उसको मोनोडेंटेड कहा जाता है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है।
तो अब इसमें ये देखना है कि जैसे संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो है लिगेंड द्वारा घिरा रहता है। इसका पहला पॉइंट यही है कि संकुल यौगिक जो होता है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो है वह लिगेंड द्वारा घिरा रहेगा। तो जैसा कि यौगिक में आप लोग देख रहे हो कि जैसा कि यौगिक में हम लोग देख रहे हैं कि क्या ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया और इसके लिगेंड है। जैसे इसके अगर हम संरचना देखें तो इस प्रकार देख सकते हो 4K प्लस चार्ज हो जाएगा और FeCN 6 4 माइनस चार्ज हो जाएगा। तो Fe जो होगा वो Cn इस प्रकार ये लिगेंडों द्वारा मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो है वह लिगेंड जैसे साइनाइड है, साइनाइड एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसके द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो कि इसमें पहले पॉइंट में यही कहा गया है। और ऋण आवेशित लिगेंड जो होगा ऋण आवेशित बिंदु आवेश माने जाते हैं। ऋण आवेश लिगेंड जो होता है ऋण आवेश बिंदु आवेश माना जाता है, जबकि उदासीन जो होगा उदासीन लिगेंड जो होगा वो द्विध्रुव माना जाता है या द्विध्रुव होता है। उदासीन लिगेंड बिंदु द्विध्रुव माने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि उदासीन लिगेंड द्विध्रुव होते हैं और जो ऋण आवेशित लिगेंड होते हैं बिंदु आवेश माने जाते हैं। उदासीन लिगेंड का ऋण आवेशित सिरा धातु धन आयन की ओर होता है। ऋण आवेशित सिरा जो होगा इसका धन आवेशित मतलब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ ये होता है। ठीक। और इसमें तीसरा पॉइंट धातु आयन व लिगेंड के मध्य अंतर क्रिया मतलब धातु आयन ये जैसे आयरन है और लिगेंड के मध्य जो अंतर क्रिया होती है वह पूर्णतः वैद्युत स्टैटिक होती है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। मतलब धातु आयन व लिगेंड के मध्य जो अंतर क्रिया होगी वह पूर्णतः इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। और किसी विलगित मतलब किसी गैसी धातु परमाणु आयन में पांचों डी कक्षकों डी के पास 5 कक्षक होते हैं, जैसा कि इस प्रकार दिखाते हो। डी में कुल 5 कक्षक हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो ये पांचों कक्षक जो होते हैं उनकी ऊर्जा जो है समान होती है। अगर उनकी ऊर्जा समान है तो उसे अपभ्रष्ट कहते हैं या अपभ्रष्ट अवस्था कहते हैं। यह तब तक बनी रहती है। अच्छा, अपभ्रष्ट अवस्था जो है हम पीछे भी देख चुके हैं। अपभ्रष्ट अवस्था में क्या था कि आपका ऊर्जा समान होना चाहिए। अगर सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उन्हें सममित क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं तब तो वह आपका क्या कहेंगे सममित क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो वो अपभ्रष्ट अवस्था कहा जाएगा। लेकिन जब कुछ संकुल ऐसे होते हैं जिनके लिगेंड जुड़ने के बाद उसमें सममित अवस्था जो होती है उसकी समाप्त हो जाती है, असममित अवस्था होने की कंडीशन में आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वह उसकी अपभ्रष्ट अवस्था जो होती है वो समाप्त हो जाती है और वह आयन सममित क्या बाबू हाँ, तो कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु के आयन में पांचों डी कक्षक जो होते हैं इनकी ऊर्जा समान होती है, तो यह अपभ्रष्ट अवस्था कही जाती है। यह अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक धातु परमाणु आयन सममित क्षेत्र से घिरा रहता है। जो यह सममित क्षेत्र उसका असममित में बदलेगा या असममित क्षेत्र को खो देता है तो उस समय जो डी कक्षक के डी ऑर्बिटल डी उपकोष के जो पांचों कक्षक होते हैं वह दो भागों T2G और EG में बदल जाते हैं। और यह T2G और EG में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं हम DD विपाटन या DD स्प्लिटिंग कहते हैं। ऑर्बिटलों का ऊर्जा के आधार पर विपाटन करेंगे।
हाँ, जब संकुल यौगिक बनता है तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो है विभिन्न लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है। और यदि लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, यदि लिगेंड द्वारा क्षेत्र सममित हो, अगर ये सममित अवस्था को व्यक्त कर रहा है तो डी कक्षक अभ्रष्ट अवस्था होगा। परंतु लेकिन अधिकांश जो संकुल होते हैं लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र जो होता है सममित नहीं होता है, तो अतः ये अभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है। मतलब सभी डी कक्षकों का डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की जो पांचों कक्षकों की ऊर्जा जो समान होती है या अभ्रष्ट अवस्था को वो खो देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि डी कक्षक लिगेंड द्वारा एक समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं तथा संकुल में डी कक्षक T2G तथा EG समुच्चयों में या सेट में बढ़ जाते हैं। लिगेंड की असममित या लिगेंड की असममित वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अपभ्रष्ट कक्षकों में का T2G व EG समुच्चयों में विभक्त हो जाना, T2G व EG समुच्चयों में विभक्त होना ही DD विपाटन या DD स्प्लिटिंग कहलाता है। DD स्प्लिटिंग कहलाता है। जैसे ये मान लो आपका अभ्रष्ट अवस्था है लेकिन ये अस्फलकी क्षेत्र में जाता है तो T2G में और TEG में, T2EG और T2G में बदल जाता है और चतुष्फलकी क्षेत्र में रहेगा तो T2G और EG में ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि अस्फलकी क्षेत्र का ये इतना दिखाया गया है और चतुष्फलकी क्षेत्र का ये दिखाया गया है। और DD विपाटन के कारण T2G और EG समुच्चय में ऊर्जा का जो अंतर होता है, मतलब DD विपाटन हो रहा है, विपाटन के कारण DEG और T2G समुच्चय में ऊर्जा का जो अंतर होता है वह क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। इसे डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। डेल्टा जीरो जो होगा या डेल्टा O होता है वो ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकी कंपाउंड के लिए, अष्टफलकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए होता है। डेल्टा T का मतलब टेट्राहेड्रल के लिए, चतुष्फलकी के लिए है। तो डेल्टा T जो होता है उसका मान जो होता है वो इसके मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग एनर्जी से लगभग से 4/9 गुना अधिक होता है। ये है समांतर आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में मूल रूप से ये बिंदु, तो इसमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में क्या प्रमुख बिंदु, मूल रूप से प्रमुख बिंदु यही है कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु आयन लिगेंड द्वारा घुला होता है। जो लिगेंड आपका ये है एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और जो साइनाइड है ये संकुल आयन है, संकुल आयन, और ये अनायनिक भाग है। तो ये इतना आपका संकुल आयन कहा जाएगा। संकुल कहोगे तो इसमें बड़े कोष्ठक में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वह लिगेंड द्वारा उपसंयोजक बंध द्वारा घिरा रहता है या जुड़ा रहता है, ऐसे कहा जा सकता है। इधर आवेशित लिगेंड ऋणात्मक बिंदु आवेश माने जाते हैं और धातु आयन लिगेंड के मध्य अंतर क्रिया पूर्णतः वैद्युत स्थिति होता है, पूर्णतः इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। और किसी मूल रूप से इसमें 2 पॉइंट प्रमुख है, किसी विलग गैसीय परमाणु के आयन परमाणु या आयन में पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है तो इसे अभ्रष्ट कक्षक कहेंगे या अभ्रष्ट अवस्था कहते हैं। यह अभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक धातु परमाणु आयन क्षेत्र सममित क्षेत्र से घिरा रहता है, सममित क्षेत्र से घिरा रहता है। जब संकुल आयन बनता है तो केंद्रीय धातु आयन विभिन्न लिगेंडों द्वारा घिरा रहेगा और लिगेंडों द्वारा घिरा है तो वह यदि लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित हो तो डी कक्षक अभ्रष्ट, परंतु अधिकांश संकुलों में अभ्रष्ट होता है, परंतु डी कक्षक अभ्रष्ट होगा, किंतु अधिकांश संकुलों में लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र असममित नहीं होता है। अतः अभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है क्योंकि डी कक्षक लिगेंड द्वारा एक समान रूप से प्रभावित नहीं कर पाता है। अब ऐसे कंडीशन में जब या सीधे कहा जा सकता है कि जब संकुल की जो कंडीशन असममित अवस्था समाप्त होती है तो डी कक्षकों का ऊर्जा के आधार पर वर्गीकरण हो जाता है। वर्गीकरण को हम T2G और TEG द्वारा प्रदर्शित करते हैं। T2G जो होता है
उसका मतलब हुआ कि ट्रिपली जनरेटेड, और ईजी का मतलब डबली जनरेटेड। मतलब ईजी में आपका 2 कक्षक आते हैं, इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, और टी 2G में 3 कक्षक आएंगे, इसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो ये अपने ऊर्जा के आधार पर विपाटन होता है या स्प्लिटिंग होती है या बढ़ जाती है, तो इसी को कहा जाता है सामान्यतः डी डी कक्षक विपाटन। अब उसमें डी विपाटन के कारण T2G और EG समुच्चय में ऊर्जा का जो अंतर होता है उसी को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या CF या C कहा जाता है। अब इसमें ये संकुल का अभ्रष्ट अवस्था दिखाया गया ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल क्षेत्र में। ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में आपका EG जो है वो अधिक ऊर्जा वाला दिखाया गया है और T2G वाला कम ऊर्जा का, और टेट्राहेड्रल फील्ड में आपका T2G जो होगा वो हाई एनर्जी लेवल होगा उसका, और EG में लो एनर्जी लेवल होगा, मतलब एनर्जी जो होगी लो होगी। ये है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत।